नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नारीवादी दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा की थी और जिस प्रकार से नारीवादी सिद्धांतों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नारी अस्मिता, स्वतंत्रता, समानता और सशक्तिकरण को एक दृष्टि से नहीं देखा गया है, बल्कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं ने भिन्न भिन्न ढंग से उनको परिभाषित किया है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि नारीवाद का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव है कि एक बार उसका नारीवादी दर्शन और सिद्धांत समझने के बाद हमें ये देखना होगा कि उन सिद्धांतों की कोई समरूप व्याख्या नहीं है। जितनी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं ने नारीवादी सिद्धांतों की अपने ढंग से व्याख्यायित किया है और इस प्रकार से उन तमाम विचारधाराओं को आज समझने की कोशिश करते हैं। सब ऐसे तो अनेक विचारधाराएं हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ 6, 7, 8 विचारधाराओं पे चर्चा करेंगे संक्षेप में। पहला है उदारवादी विचारधारा, उदारवादी नारीवादी। इसीलिए उसको नाम दिया गया है उदारवादी नारीवाद, अर्थात लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है, स्त्री पुरुष समानता की बात करता है और ये कहता है कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह से राजनीतिक और सामाजिक हर क्षेत्र में एक प्रकार से स्वयं ही और समान निर्णय लेने की क्षमता दोनों में होती है और दोनों को निर्णय लेने के लिए ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और दोनों इस प्रकार के जो निर्णय लेते हैं उसमें वे अपने अधिकारों के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए जो चाहें, जिस प्रकार से चाहें, वो अपने निर्णय ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो उदारवादी नारीवाद ने कहा है वो ये है कि महिलाओं को प्रायः ये माना जाता है कि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और महिलाओं में किसी प्रकार से पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक या मानसिक कोई भी क्षमता कम नहीं होती है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कहा वो ये कहा उदारवादी नारीवाद ने कि जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी संस्थाएं हैं, इन तमाम संस्थाओं में महिलाओं का जो असमान और एक प्रकार से अनुचित प्रतिनिधित्व है या समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो समुचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण भी उनका एक प्रकार से उत्पीड़न होता है, क्योंकि वहाँ पे जो निर्णय होते हैं वो प्रो विमेन नहीं हो पाते हैं और इसलिए उसमें बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें कि ये देखा जाता है महिलाओं के साथ भेदभाव हो जाता है। तो अब इसका समाधान क्या प्रस्तावित किया इन्होंने? इसका समाधान ये प्रस्तावित किया कि ऐसे तमाम जो संस्थाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विधिक, उन सब में महिलाओं का एक प्रकार से और समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसलिए ऐसा हो सके इसके लिए शिक्षा, राजनीति और नौकरियों में उनको समान महत्व देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन तमाम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उदारवादी नारीवाद है वो कानूनी मार्ग अपनाते हैं और कोई मार्ग नहीं अपनाते हैं। दूसरा है मार्क्सवादी नारीवाद। मार्क्सवाद पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप जानते हैं कि मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत ही है कि पूंजीवाद ही सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए यहाँ भी उन्होंने यही परिभाषित किया है कि नारीवाद के उत्पीड़न और नारीवाद के शोषण के पीछे जो सारी की सारी खुराफात की जड़ है वो है पूंजीवाद और पूंजीवादी व्यवस्था। और उस पूंजीवादी व्यवस्था में मूल चीज़ क्या है कि धन और शक्ति ये दोनों पुरुषों के हाथ में ज़्यादातर होती है और इसी कारण इनका कहना है कि उस शोषणवादी व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो शोषण इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि वो पुरुषों के द्वारा नारियों का शोषण होता है। एक व्यवस्था मूलक शोषण होता है और उस व्यवस्था में पुरुषों के पास चूँकि ओनरशिप होती है, इसलिए उस ओनरशिप के मारे पुरुष स्त्री का शोषण भी करते हैं। तो स्त्रियों का डबल शोषण होता है, एक सिस्टम शोषण करता है और एक पुरुष शोषण करता है। शुरू से ही स्त्रियों के पास संसाधनों का अभाव रहा है, वो सारे के सारे संसाधन पुरुषों के अधीन रहे हैं और जितने भी जो भी पूंजीवादी व्यवस्था है उस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद और पुरुष ये दोनों ही नारी से जो मुफ्त घरेलू कार्य लेते हैं, उस मुफ्त घरेलू कार्य के एवज में उनको कोई भी किसी प्रकार का वेतन इत्यादि नहीं प्राप्त होता। तो जो कम्युनिज्म का फंडामेंटल है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, तो नारियां जो घरों में वर्क करती हैं उसके एवज में उनको कोई भी ऑनरेरियम पेमेंट नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सारा का सारा जो ताना बाना है
जो मार्क्सवादी सोचते हैं कि ये सारा का सारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात जो पैटर्नलिस्टिक जो सोसाइटी है, उस पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी में जिसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक जो समाज है, उस पितृसत्तात्मक समाज में अगर और मार्क्स ये पूंजीवाद में तुलना की जाए या उनका कंपैरिजन किया जाए तो मार्क्सवादी कहते हैं कि ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, ये एक प्रकार से पूंजीवाद का एक्सटेंशन है। और पूंजीवाद का एक्सटेंशन होने के कारण ये बिल्कुल बात सही है कि पूंजीवादी व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक पितृसत्तात्मक समाज नहीं समाप्त होगा, और जब तक पितृसत्तात्मक समाज नहीं समाप्त होगा तब तक नारियों का शोषण जारी रहेगा। इसलिए उन्होंने ये आह्वान किया है मार्क्सवादियों ने कि नारी के द्वारा पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करता है, और ये मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो। जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी तो उसमें जो हमारा पुरुष प्रधान समाज की स्थापना है, संरचना है, वो भी समाप्त होगी, और वो स्थापना जब संरचना समाप्त होगी तो भी नारी का शोषण समाप्त होगा, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। तीसरा जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, वो है समाजवादियों की। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये होगा कि मार्क्सवादी और समाजवादी, इसमें आपको फ़र्क समझना होगा कि इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, मार्क्सवादी जो है ये मानते हैं कि जो पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है, जो एक प्रकार से पितृसत्तात्मक समाज है, वो पूंजीवाद का एक एक्सटेंशन काउंटर है, ये फंडामेंटल चीज़ है उसमें। लेकिन जो समाजवादी हैं वो ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था एक तत्व है पूरी सामाजिक व्यवस्था का, और पितृसत्तात्मक समाज दूसरी व्यवस्था है, और ये दोनों ही शोषणवादी संस्थाएं हैं। इनको वो पितृसत्तात्मक समाज को पूंजीवाद का एक्सटेंशन नहीं मानता, बल्कि एक पैरेलल संस्था मानता है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है पूंजीवाद से, ये मार्क्सवाद से और समाजवादी नारीवाद में, कि समाजवादी नारीवाद जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो, और जो पूंजीवादी व्यवस्था है इन दोनों ही व्यवस्थाओं के पैरेलल व्यवस्था मानता है, और ये मानता है कि दोनों ही समाप्त होने चाहिए। केवल एक के समाप्त होने से दूसरा ऑटोमेटिक समाप्त नहीं हो जाएगा। और इसके लिए वो कहते हैं कि परिवार में वास्तव में श्रम का एक प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, और नारियों को विभिन्न भूमिकाएं, माँ की भूमिका, बहन की भूमिका, पत्नी की भूमिका, अन्य तमाम भूमिकाओं का जो परिवार में निर्वहन करना पड़ता है, उसका केवल वही भूमिकाएं परिभाषित हों, और पुरुष भी उन भूमिकाओं में अपना योगदान करें। जब इस प्रकार से संभव हो सकेगा तब जाके जो पितृसत्तात्मक समाज की संरचना है वो टूटेगी, या कम से कम उस व्यवस्था को बने रहने के बावजूद भी जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा परिवारों में, तो नारियों का कुछ काम बटेगा और पुरुषों को भी वो काम करना चाहिए। चौथा एक बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या विचारधारा है जिसको हम रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं या उग्र नारीवाद कहते हैं। उग्र नारीवाद में एक बहुत विशेष बात यह है कि ये नारी का जो उत्पीड़न है और जो उसका शोषण है समाज में, उसके मूल में उसकी यौनता को, उसकी सेक्सुअलिटी को रखते हैं, और ये मानते हैं कि चूंकि नारी का जो शरीर है वो एक प्रकार से यौनता का प्रतीक है, इसलिए नारी के शरीर पे जो हिंसा होती है या नारी के शरीर से जो हिंसा होती है पुरुष समाज के द्वारा, वास्तव में वही उसके शोषण और प्रताड़ना का सारा कारण है। तो इसलिए नारी की यौनता को केंद्र में रख के उग्र नारीवाद बहुत कठोर निर्णय लेता है, और ये कहता है कि जो समस्या की जड़ है उसी को समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात नारी की यौनता अगर नारी की सबसे बड़ी समस्या है या नारी के शोषण के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तत्व है, तो क्यों ना यौनता को ही समाप्त कर दिया जाए, लैंगिक महत्व को ही खत्म क्यों ना कर दिया जाए, और क्यों ना विषम लैंगिकता को समाप्त करके सम लैंगिकता की तरफ जो है नारियां बढ़ें। और अगर ऐसा होगा, अगर लिंग का महत्व ही खत्म हो जाएगा, लैंगिकता का महत्व ही खत्म हो जाएगा, सेक्सुअलिटी का महत्व ही खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार से नारियों को कोई पुरुष से समस्या ही नहीं, उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। और इस प्रकार से वो नारियों को प्रोत्साहित करती हैं कि पुरुषों से कट के वो अपना एक अलग समूह
समूह बनाएं और उसी समूह में अपना जीवन चलाएं, जिसमें कि पितृसत्तात्मक समाज स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। उसमें अगर नारियों से विवाह होगा या नारियों का नारियों से ही समलैंगिकता का संबंध होगा, तो फिर पुरुष उनके जीवन में कहीं प्रवेश ही नहीं करता है, और जब प्रवेश ही नहीं करेगा तो पुरुष के द्वारा शोषण का कोई अर्थ ही नहीं है, पुरुष द्वारा उसकी यौनता के प्रति अत्याचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा। तो ये एक उग्र दृष्टिकोण है नारीवादी। ये भी दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण से, इस भाव से प्रभावित है कि वो इस कदर पुरुषों के शोषण से और प्रताड़ना से परेशान है कि वो वास्तव में पुरुष समाज का एक बहिष्कार करके एक स्वतंत्र नारी समाज की स्थापना करते हैं, और नारी और नारी के बीच में ही अंतर संबंधों से चलने वाली एक सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं। और इसके लिए उनके सुझाव भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उनके सुझाव हैं रेडिकल फेमिनिज्म के कि महिलाएं अपने शरीर में शिशु को जन्म न दें, अपने शरीर से बाहर शिशु को जन्म दें, और इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले लेती हैं। और उनको आपत्ति इस बात से है कि महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं, शिशु को जन्म देती हैं, तो इसकी वजह से उनको बहुत सारा छुट्टी लेनी पड़ती है, मैटरनिटी लीव लेनी पड़ती है, और उसके कारण उनके काम में व्यवधान पड़ता है। उनको प्रमोशन में एक प्रकार से वो पुरुषों से पिछड़ जाती हैं, और उनको तमाम घरेलू कामों में उलझाकर और एक प्रकार से पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें उनको हाशिए पर डाल दिया जाता है। तो एक तो ये दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि महिलाएं के जितने भी सौंदर्य के मानक हैं वो तो सब सारे पुरुषों के द्वारा स्थापित किए हुए हैं कि महिला को ऐसा दिखना चाहिए, महिला को वैसा दिखना चाहिए, नारी सौंदर्य के ये प्रतीक हैं। उनका कहना है कि इन सारे प्रतीकों का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात नारी अपने को उस सौंदर्य रूप में प्रस्तुति ही न करे जिस सौंदर्य रूप में पुरुष उसकी कल्पना करता है या पुरुष उसकी इच्छा करता है। और इस प्रकार से पुरुष द्वारा निर्धारित सौंदर्य के मानकों का एक प्रकार से तिरस्कार करके पुरुष समाज को ये बतला देना चाहिए कि साहब हमें वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर परसेप्शन ऑफ वुमेन। तीसरा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुरुष अपनी नग्नता का प्रदर्शन करता है, स्त्री भी अपनी नग्नता का प्रदर्शन करे, और वह भी पुरुषों की बहुत यौन शुद्धता का पालन न करे। जिस प्रकार से पुरुष एडल्ट्री करता है या पुरुष जाके अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखने के बाद भी समाज उसको किसी प्रकार का दंड नहीं देता या उसके प्रकार कोई बुरा दृष्टिकोण नहीं रखता, उसी प्रकार से महिला भी अपने यौन संबंधों को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र है। और इस प्रकार से बड़े रेडिकल, जिनको उग्र दृष्टिकोण कहते हैं, वो इतना ज़्यादा आहत हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे जाके कुछ ऐसे महिला व्यवस्था और महिला समाज की परिकल्पना की है जो कि बिल्कुल उनको पुरुषों से काट देती है, और स्त्री पुरुष जो साहचर्य है, स्त्री पुरुष जो पारस्परिकता है, उसको वो एक प्रकार से रीडिफाइन करते हैं। तो ये चौथा जो दृष्टिकोण है वो है। पांचवा दृष्टिकोण कल्चरल फेमिनिज्म कहा जाता है, अर्थात जो सांस्कृतिक नारीवाद है। सांस्कृतिक नारीवाद का एक अजीब, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इंटरेस्टिंग तर्क है कि उनका कहना है कि जी देखिए, नारी का जो व्यवहार और जो गुण है जो पुरुषों से अलग होता है, वही उसकी समस्या का मूल कारण है। अर्थात नारी का जो व्यवहार करने का तरीका होता है, नारी का जो भाव होता है, नारी का जो गुण है, स्त्रियोचित जो गुण है, वो बहुत अलग है पुरुषों से, और वो गुण इतने महत्वपूर्ण है समाज के लिए। लेकिन पुरुष उन्हीं गुणों का प्रयोग करके उसी नारी के विरुद्ध उसको जो है प्रताड़ित करता है या उसको एक प्रकार से उसका शोषण करता है। जैसे स्त्री का स्वयं सरल स्वभाव है कि वो सबका पालन करे, सबका ध्यान रखे, उसमें इमोशनल बहुत ज़्यादा तत्व होते हैं, वो उतना रैशनैलिटी भी होती है स्त्री में, लेकिन स्त्री के अंदर जो इमोशन, भावनात्मक जो चीज़ें होती हैं वो बहुत प्रबल होती हैं पुरुष से। पुरुष उतना शायद इमोशनल नहीं हो सकता है जितना कि स्त्री इमोशनल। ये उसका गुण है, ये उसकी विशेषता है, और इससे बहुत सारा समाज को वो अपने साथ लेके चलती है, परिवार को अपने साथ लेके चलती है। उसमें बांधने का ये गुण जो है वो पुरुष में ये गुण नहीं है, लेकिन यही उनके शोषण का एक कारण अगर बन जाए तो सांस्कृतिक नारीवादी कहते हैं कि हमें इस गुण को त्याग तो नहीं सकते, नारियां इस गुण को त्याग तो नहीं सकती, लेकिन वो कहते हैं कि समाज से ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो जो आइडियल प्रतिमान पुरुषों के व्यवहार को बनाए हुए है कि पुरुष ऐसा करे और पुरुष वैसा करे, और नारियां चाहती हैं कि हम पुरुषों की तरह ही व्यवहार करें, ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत
फर्ज है, जैसा कि आपने रेडिकल नारीवाद में देखा या अन्य व्यवस्थाओं में देखा कि वो पुरुष की तरह से व्यवहार करने के लिए सांस्कृतिक नारीवाद उनको प्रोत्साहित नहीं करता। सांस्कृतिक नारीवाद कहता है कि नारियों को अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता, अपने गुण, अपने तमाम जो अच्छाइयाँ हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको बनाए रखना चाहिए और समाज को ये चाहिए कि वो आगे बढ़ के स्त्रीयोचित गुणों को समाज में एक प्रकार से प्रतिमान बनाए और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को प्रतिमान न बनाए, क्योंकि वो प्रतिमान, वो पुरुषोचित जो व्यवहार होते हैं वो समाज में तरह तरह की विसंगतियां पैदा करते हैं, समाज को आहत करते हैं, स्त्रियों को आहत करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं। इसलिए अगर ऐसा हो सके कि समाज स्त्रियोचित व्यवहार और स्त्रियोचित गुणों को ही सामाजिक प्रतिमान के रूप में पेश करे तो ऐसा समाज एक बेहतर समाज हो पाएगा। एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण है जिसको हम एग्जिस्टेंशियल नारीवाद कहते हैं या अस्तित्व मूलक नारीवाद के रूप में जानते हैं। अस्तित्व मूलक नारीवाद में जो बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि जो नारी की अस्मिता है, जो नारी का अस्तित्व है, उसमें उसके केंद्र में एक व्यक्ति है, अर्थात नारी का जो अस्तित्व है, जो किसी के भी अस्तित्व से जुड़ता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नारी हो, स्त्री हो, तो उसमें नारी का जो अस्तित्व है वो क्या है? वो एक ह्यूमन के रूप में है। वो नारी है या नर है ये तो एक बात की चीज़ है, वो तो एक बनावट की चीज़ है, वो तो एक ईश्वरीय चीज़ है कि ईश्वर ने आपको एक नर के रूप में पैदा किया कि नारी के रूप में पैदा किया, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपने, ईश्वर ने आपको एक व्यक्ति के रूप में पैदा किया है, तो आपके अस्तित्व का आधार क्या है? नर और नारी नहीं है, उसके पहले आप एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति के बाद आप एक नर और नारी में आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है नारी का एक व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। एक नारी के रूप में एक नारी को परिभाषित करने से बेहतर है कि अस्तित्व मूलक आधार पे उसको एक नारी से आगे जाके एक ह्यूमन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाए। और जब नारी को व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो उसके अस्तित्व की मूल आधारशिला है, तो उसको अपने वैयक्तिक अनुभवों के आधार पर स्वयं को खोजने का अवसर मिलना चाहिए कि व्हाट एम आई एज ए ह्यूमन बीइंग। आई एम नॉट जस्ट ए फीमेल, आई एम नॉट जस्ट ए विमेन that I am trying to discover myself, but I have to discover myself as a human being। तो ये जो चीज़ है कि नारी अपने को नारी के रूप में डिस्कवर न करे, नारी को एक मनुष्य के रूप में अपने को डिस्कवर करने का, अपने अस्तित्व के मूल आधार के आधार पे अपने को डिस्कवर करने का राइट होना चाहिए। ये इसमें एग्जिस्टेंशियल जो फेमिनिज्म है उसमें खास तौर से बताया गया है। और इसलिए जब नारी एक नारी नहीं है, नारी एक व्यक्ति है, तो उसको अपने वैयक्तिक अंतर संबंधों को परिभाषित करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए और तरह तरह जिंदगी के तमाम पहलुओं को परिभाषित करने के लिए उसी प्रकार से एक व्यक्ति के रूप में अवसर मिलना चाहिए जिस तरह से एक पुरुष को एक व्यक्ति के रूप में अवसर मिलता है। पुरुष भी व्यक्ति है, नारी भी व्यक्ति है। पुरुष का क्लासिफिकेशन पुरुष के रूप में, नारी का क्लासिफिकेशन नारी के रूप में, ये सेकेंडरी है, बट बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट एंड एज ह्यूमन बीइंग्स दे हैव अ राइट टू डिस्कवर देमसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एज मेल्स और फीमेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है इसमें। और इसलिए इसमें एक बहुत अहम थिंकर हुई है जिस पे आगे चल के कभी हम लोग चर्चा करेंगे। सिमोन डी बुआ एक फ्रेंच थिंकर हुई हैं जिन्होंने कि 19th सेंचुरी के मिड में लगभग या 20th सेंचुरी के मिड में उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब की बड़ी चर्चा हुई और सेकंड सेक्स के रूप में उसको जाना जाता है। उसमें बड़ी ख़ास बात उन्होंने लिखी कि औरत पैदा नहीं होती है, औरत बनाई जाती है। पैदा आप कैसे होते हैं? पैदा आप एक व्यक्ति के रूप में होते हैं। यू आर बॉर्न एज ए ह्यूमन, बट सोसाइटी से इसके अरे आप स्त्री हैं, अरे आप बेटी हैं, अरे आप महिला हैं, ये समाज आप में ये कॉन्शियसनेस भरता है और तब जाके आपका अलग से एक रचना समाज में हो जाती है कि व्यक्ति से एक्सटेंड होके आप एक नारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ इन्होंने कहा कि ये एग्जिस्टेंशियल जो चीज़ें हैं कि आवर एग्जिस्टेंस इज डिफाइंड बाय द सोसाइटी, कि हम जो है एक नारी हैं साहब, हम एक पुरुष हैं, लेकिन इससे हमें ट्रांसेंड करके हमें एक व्यक्ति के रूप में आना चाहिए और व्यक्ति के रूप में अपने को परिभाषित करना चाहिए, अपने रिडिफाइन करना चाहिए। एक और डिस्कोर्स है जो कि अपने को जो ब्लैक या हिंदुस्तान में इसको दलित नारीवाद के रूप में संज्ञा दी गई है, जो कि नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे नारी शोषण का विरोध करता है और ये बताता है कि इन तमाम कारणों को से लैंगिक उत्तरदायित्व, लैंगिक जो उत्पीड़न होता है वो होता है। भारत में जैसे अगर हम लोग इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो अगर दलित समाज की नारियों को हम देखें तो दलित समाज की नारियाँ एक प्रकार से दोहरे उत्पीड़न का शिकार होती हैं पूरी सामाजिक व्यवस्था में।
एक तो अपने लिंग के आधार पे वो समाज में उत्पीड़न होता ही है उनका, और अपनी जाति के आधार पे समाज में उत्पीड़न होता ही है, और दूसरा लैंगिक आधार पे अपने समाज में भी उत्पीड़न होता है और अपने परिवार में भी उत्पीड़न होता है। तो ये डबल डिस्क्रिमिनेशन के साथ इस आधार पे, जातीय आधार पे होता है, ये इसका विरोध किया जाता है और इसको दलित नारीवाद कहता है कि इसके उस चंगुल से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। एक और नारीवादी दृष्टिकोण है जिसको हम इको फेमिनिज्म कहते हैं या पारिस्थितिकीय नारीवाद की संज्ञा देते हैं। ये कहता है कि भाई ये जो रिसोर्सेज हैं या परिस्थितिकी या जो हमारी प्रकृति है, ये प्रकृति की वो स्त्रियों से तुलना करते हैं एक प्रकार से, और ये बताते हैं कि आज से 5000 साल पूर्व वास्तव में जो भूमि और खेती ये स्त्रियों के नियंत्रण में हुआ करती थी, जिस पे पुरुषों ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके वो शारीरिक बल का प्रयोग करके पुरुषों ने उस पर कब्जा कर लिया है, और दोनों में, खेत में भी बीज बोने का और स्त्री में भी बीज बोने का अधिकार एक प्रकार से पुरुष ने वरण कर लिया है, पुरुष ने हरण कर लिया है उसका। और ये ऐसा करके वो प्रकृति और स्त्री दोनों को ही एक प्रकार से नष्ट करने का प्रयास करता है। दोनों का उसने वस्तुकरण कर दिया है, ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया, उनको एक ऑब्जेक्ट बना दिया है कि हमको धरती से खूब दोहन करना है, हमको स्त्री से खूब दोहन करना है। इस प्रकार के दृष्टिकोण उसने अपनाया है और तमाम दोनों को नुकसान पहुंचाया है इस प्रकार के दृष्टिकोण से। तो परिस्थितिकीय नारीवाद ये कहता है कि जो नारी है वो वास्तव में विविधता को और सहिष्णुता को प्रमोट करती है, जो पूरा प्रकृति का गुण है कि वो विविधता भी है प्रकृति में और सहिष्णुता भी है, केवल उसका काम ही दे रहा है। तो इस प्रकार से जो नारी का स्वभाव है वो स्वभाव ये है कि भाई वो सबको समाज में एक प्रकार से जो विविधता और बहुलता है उसको साथ रख के चले। उसका पुरुष के प्रति कोई एंटी मेल दृष्टिकोण बेसिकली इंट्रिंसिक नहीं है, लेकिन परिस्थिति के कारण उसका दृष्टिकोण ऐसा हो गया है। तो ये मानता है जो इकोफेमिनिज्म है कि प्रकृति और प्रकृति के शोषण और नारी शोषण दोनों के खिलाफ हमको लड़ना है, और इसके लिए वो थोड़ा सा आध्यात्मिक, नस्लवाद और जो आर्थिक गतिविधियों हैं उसका सहारा लेकर उसमें स्त्री की स्थिति को बेहतरी करके उधर जाने की कोशिश करता है। और फाइनली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी का सार क्या है। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, आपने शायद देखा होगा। उत्तर आधुनिकता में कोई मेटा नैरेटिव नहीं होता कि साहब फलां बात फलां ने कह दी तो वो सभी लोग मानेंगे, नहीं। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज एन आइडिया एंड एवरी आइडिया इज ए डिसेंट आइडिया, एवरी आइडिया इज ए रैशनल आइडिया, एवरी आइडिया इज ए गुड आइडिया। तो हर व्यक्ति को अपने विचारों को रखने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे जो उत्तर आधुनिकता है नारीवाद, वो ये कहता है कि भाई नारियों को वास्तव में आप जब डिफाइन करते हैं कि नारी, एक तो आपको ऐसा लगता है कि दे आर लाइक ए होमोजेनस ग्रुप, दे आर लाइक ए लंप, कि साहब नारी को आपने इस खांचे में उठा दी वहां रख दिया। नारी, उन्होंने बोला कि देखिए नारी कोई एक कॉमन ग्रुप नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब वो एक होमोजेनाइज्ड ग्रुप हो, जिसका एक अनुभव हो, जिसका एक नजरिया हो, जिसकी एक आकांक्षाएं हो, जिसका समाज के प्रति एक दृष्टिकोण हो। ऐसा नहीं है। और शोषण का भी जो अनुभव है नारियों का, वो शोषण का अनुभव सारे नारी का एक सा नहीं होता है। अमेरिका की नारियों का अनुभव जैसा हो सकता है भारत की नारियों का अनुभव न हो। हमने अपने परिवारों में भी देखा है कि नारियों के शोषण से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नारियों को जो सम्मान और नारियों को जो इज्जत और नारियों को जो प्यार समाज में मिलता है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी थाती है। ऐसा नहीं कि परिवारों में केवल नारी और पुरुष संघर्ष ही चल रहा है, एक बहुत ही सुंदर वातावरण का भी अनुभूति होती है उसमें। तो विभिन्न नारियों का, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो कहते हैं कि विभिन्न नारियों का अनुभव अलग हो सकता है, और इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग वो जो नारीवादी आंदोलन के प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसका समरूप ढंग से सभी लोग पालन करने के लिए बाध्य हो। नहीं, दैट विल बी लिमिटिंग देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। और इसलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता है कि हर महिला को, प्रत्येक महिला को अपने अनुभव के आधार पे अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित करने का आधार है, अपने दृष्टिकोण को रखने का आधार है। वो हो सकता है कि पुरुष के साथ रहने का, प्यार से रहने का ऑप्शन, अल्टरनेटिव ज़्यादा चयन करे। हो सकता है उसको अपने परिवार में बेहद प्रेम मिला हो, बेहद आदर मिला हो, उसको कहीं शोषण का एहसास ही ना हुआ हो या उसके साथ शोषण किया ही ना गया हो। और इसीलिए जो समलैंगिकता का दृष्टिकोण है या परिवार का विरुद्ध
विरुद्ध का जो दृष्टिकोण है या पुरुष विरुद्ध जो दृष्टिकोण है उसको उत्तर आधुनिकतावाद सिरे से खारिज करता है और कहता है कि ऐसा कोई समरूप कॉमन दृष्टिकोण लेके हम नहीं चल सकते। हाँ, हर स्त्री को इस संबंध में अपना निर्णय लेने का स्वयं अधिकार है। तो ये कुछ विचारधाराएं थी, नारीवादी विचारधाराएं, जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश किया। और भी अनेक विचारधाराएं हैं जिसके बारे में आप पढ़िएगा, लेकिन ये मोटी मोटी कुछ प्रमुख विचारधाराएं थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इस संबंध में यदि आपको कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।